हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पैराडाइज रोड। इस कहानी की शुरुआत होती है सिंगापुर के रैफल्स होटल से, जहां के क्लब में बहुत सारे सोल्जर्स अपनी फैमिली के साथ डांस कर रहे हैं। ये सब के सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे सब के सब डर जाते हैं। इसके बाद अंदर एक ऑफिसर आता है और वो सबको बताता है कि जापानीज ने हमारे ऊपर हमला किया है, हमें उन सब का मुकाबला करना होगा, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ से बच्चों को और औरतों को सुरक्षित जगह पर भेजना होगा। जिसके बाद सब के सब अपने परिवार को अलविदा कहते हैं और अब बच्चों को और औरतों को पानी के एक जहाज में बिठाकर यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। पूरी रात ये समंदर में सफर करते हैं और अगली सुबह इनके ऊपर जापानीज हमला कर देते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए लोगों को समंदर में कूदना पड़ता है। यहाँ पर इनके पास एक लाइफ बोट होती है जिसमें सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं और एड्रियन और उसके साथ एक मॉडल और एक नर्स समंदर में वहीं पर छूट जाते हैं। इन सब ने लाइफ जैकेट पहनी होती है। इससे तैर कर ये पास के एक टापू पर पहुंच जाते हैं। इनके सामने जंगल है जिसे तीनों के तीनों बड़ी मुश्किल से पार करते हैं और जब ये बाहर सड़क पर पहुंचते हैं तभी ये देखते हैं कि सामने से बहुत सारे जापानीज सिपाही साइकिल से इन्हीं की तरफ आ रहे हैं और कुछ ही देर के बाद इनके सामने एक गाड़ी रुकती है जो कि जापानीज कैप्टन की है। वो इन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठाता है। एड्रियन कहती है कि तुमने औरतों और बच्चों के जहाज के ऊपर हमला करवाकर वॉर क्राइम किया है। जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से तुम ऐसा नहीं कर सकते। जापानीज कैप्टन कहता है कि हमने कभी भी जिनेवा कन्वेंशन को साइन नहीं किया था, इसलिए हमने कोई क्राइम नहीं किया। अब इन तीनों को एक टाउन में ले जाया जाता है और जैसे ये गाड़ी से बाहर निकलती है एक जापानी सिपाही इनमें से जो मॉडल होती है उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि इनके साथ अच्छा सलूक नहीं होने वाला। अब इन्हें दूसरे कैदियों के पास ले जाया जाता है जो वही लोग होते हैं जो इनके साथ शिप में थे, जिन्हें देखकर इन्हें काफी खुशी मिलती है और अब इन सबको उस जगह ले जाया जाता है जहां पर कई देशों के सोल्जर्स को पकड़कर बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद सभी कैदियों को जगाया जाता है। इनके सामने कमांडर आता है। वो इन्हें बताता है कि तुम जापान के कैदी हो, इसीलिए जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसे ही करना होगा। इसके बाद इन सबको जापान के झंडे के सामने सर झुकाने के लिए कहा जाता है। ये सब के सब मजबूर हैं, इसीलिए इन सबको अपना सर झुकाना पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पर एक ट्रक आता है जो इनके सामने बचा कुचा गंदा खाना फेंक देता है और अब इसी खाने को पकाकर इन सबको खाना पड़ता है। खाना खाने के बाद इन सबको खेतों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि खेती का काम इनमें से बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन ये मजबूर हैं, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। साथ ही इस जगह में पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जितनी भी फीमेल्स होती हैं उन सबको दूर नदी में पानी भरने के लिए भेजा जाता है, जिस पानी का इस्तेमाल जापानीज सिपाही करते हैं। दरअसल इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे होते हैं। एक दिन एक लेडी बताती है कि पहाड़ की दूसरी तरफ मेल कैदियों को रखा गया है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। पर यहाँ पर जो मॉडल होती है उसे उसकी बात पर विश्वास होता है। वो कहती कि शायद उसके पति को भी वहीं पर बंदी बनाकर रखा गया हो और अब वो वहाँ पर जाना चाहती है, पर जल्दी यहाँ पर मलेरिया फैल जाता है, जिस वजह से कई बच्चों और फीमेल्स की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है जो बहुत ज्यादा बीमार है। उसके साथ उसका डॉग भी है जिसे वो पानी में अपने साथ बचाकर यहाँ तक ले आई थी और अब कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाए ताकि ये उसके डॉग को खा लें। दरअसल इन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता और अब अगर इस ओल्ड लेडी को दवा नहीं दी गई तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इनके पास यहाँ पर दवा नहीं होती, इसीलिए एक फीमेल प्रिजनर अपने कान के ईयरिंग्स निकालती है और एक आदमी को देती है ताकि वो उसे दवा दे सके। लेकिन दवा लेने के लिए इन्हें तार के दूसरी तरफ जाना होगा जो कि बहुत ही खतरनाक है। रात होने पर एक लेडी तार के दूसरी तरफ जाती है और दवा लेकर जब वो वापस आ रही होती है तो जापानीज सोल्जर्स को भनक लग जाती है, पर वो उनकी आंखों में धूल झोंक कर वापस आ जाती है। जिसके बाद ओल्ड लेडी को दवा पिलाई जाती है। दवा पीने के बाद उसे कुछ राहत मिलती है और अगले दिन कमांडर को पता चल जाता है कि रात को कोई तारों को पार करके दूसरी तरफ गया था। वो उस लेडी को सबके सामने लाता और मार देता है, जिससे बाकी सभी लोगों का दिल दहल जाता है। अब एक दिन एड्रियन एक गाना गुनगुना रही होती है, तभी वहां पर एक दूसरी कैदी आती है। वो भी उसके साथ गुनगुनाना शुरू कर देती है। जल्दी इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये तय करते हैं कि यहाँ पर जितने भी कैदी हैं उन सब के मनोरंजन के लिए ये अपना ऑर्केस्ट्रा बनाएंगी।
सबसे पहले बहुत सारे गानों के नोट्स बनाते हैं। हालांकि जो दूसरी फीमेल प्रिजनर्स होती हैं वो इन्हें ऐसा करने के लिए मना करती हैं, लेकिन ये उनकी बात नहीं मानती और अब पूरी तैयारी करने के बाद ये अपने ऑर्केस्ट्रा की रिहर्सल करना शुरू कर देती है, जहां पर और भी बहुत सारी फीमेल्स होती हैं। तभी वहां पर जापानीज सिपाही आ जाते हैं जो इन्हें बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाना बजाना अलाउड नहीं है। और इस सब के बावजूद भी एड्रियन और उसके साथी अपने ऑर्केस्ट्रा की प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है छुपकर वो अपने गाने की प्रैक्टिस करते हैं, जिस वजह से बहुत सारे गानों को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब एक दिन सार्जेंट यहाँ पर आता है, उसके पास एक लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारी फीमेल्स के नाम होते हैं। उन सभी को अपने साथ ट्रक में एक बंगलो पर ले जाता है जहां पर जापानीज ऑफिसर्स हैं। इन सभी फीमेल्स को कहा जाता है कि अगर तुम इन सभी ऑफिसर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, जैसा ये कहें वैसा करो, तो तुम्हें अच्छा खाना, अच्छा रहना और हर चीज की सुविधा मिलेगी। ये सुनकर बहुत सारी फीमेल्स को बहुत गुस्सा आता है, वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ फीमेल्स उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। कई महीने बीत चुके हैं और अब भी जंग चल रही है। साथ ही बहुत सारी फीमेल्स की बीमारी से, भूख से मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर जो एड्रियन होती है वो नर्स को कहती है कि तुम भी हमारे ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और यहाँ से एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर डेड बॉडीज होती है। वो देखती है कि डॉक्टर एक डेड बॉडी के मुंह से सोने का दांत निकाल रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और डॉक्टर, जो खुद भी एक प्रिजनर है, वो बताती है कि मैं इसी सोने के बदले जापानीज सोल्जर से दवाइयाँ लेती हूँ ताकि मैं दूसरे कैदियों की मदद कर सकूँ, उनका इलाज कर सकूँ। तुम्हें भी काम सीखना होगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद तुम इस काम को जारी रख सकती हो। वहीं दूसरी तरफ एड्रियन को दिखाया जाता है जो बाहर होती है और तभी एक जापानीज सिपाही जिसने शराब पी रखी है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल वो उसका फायदा उठाना चाहता है, पर एड्रियन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे एक पंच मारती है जिससे वो कीचड़ में जा गिरता है। और अब दूसरे जापानीज सिपाही यहाँ पर आ जाते हैं जो एड्रियन को एक जापानीज सिपाही के ऊपर हाथ उठाने के लिए पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। अगली सुबह एड्रियन को कमांडर के पास ले जाया जाता है जहां पर वो सोल्जर भी होता है जिसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। एड्रियन कमांडर को सब कुछ बता देती है, पर सोल्जर साफ साफ मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, दरअसल ये कभी भी जापानीज फ्लैग के सामने सर नहीं झुकाती, इसीलिए मैंने इसे छुआ था। ये सुनने के बाद कमांडर एड्रियन को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे कैद में रखता है। एड्रियन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और अब बाकी जो प्रिजनर्स होती हैं वो कमांडर के पास जाती है और कहती है कि सोल्जर की गलती थी, उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, तुम्हें एड्रियन को सजा नहीं देनी चाहिए। हालांकि कमांडर पहले उनकी बात नहीं मानता और बाद में उसे भी यकीन हो जाता है कि शायद यही सच है, जिसके बाद वो एड्रियन को उस पिंजरे से निकाल देता है। और अब एड्रियन एक बार फिर से अपने साथियों के बीच में है, इसीलिए एड्रियन के वापस आने की खुशी में ये अपने ऑर्केस्ट्रा का पहला प्रोग्राम करने का प्लान करते हैं। और जब ये गाना गा रहे होते हैं तभी जापानीज सोल्जर्स उठ जाते हैं और अब वो इनकी तरफ इन्हें रोकने के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का गाना बजाना अलाउड नहीं है। लेकिन जब वो इनके गाने को, इनकी धुन को सुनते हैं तो वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बैठकर इनका गाना सुनने लगते हैं। कमांडर भी इनका गाना सुनता है। गाना सुनने के बाद उन सबको इतना अच्छा लगता है कि वो भी इनके लिए तालियां बजाते हैं। अब इसी तरह से कई महीने बीत चुके हैं और एक दिन कमांडर सब कैदियों को बुलाता है और इन्हें बताता है कि जापान इस जंग में जीत रहा है और अब ऑस्ट्रेलिया भी उसका साथ देगा। ये सुनकर जो नर्स होती है उसके मुंह से गाली निकल जाती है, जिसे कमांडर सुन लेता है और अब वो उसे बीच ग्राउंड में शार्प लकड़ियों के बीच में बांध देता है। अगर वो थोड़ा सा भी आगे या पीछे गई तो उसकी मौत हो जाएगी। धूप बहुत तेज होती है लेकिन वो हिल नहीं सकती। हालांकि एक कैदी उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सोल्जर उसे रोक देता है और अगले 24 घंटों तक वो नर्स इसी तरह से उसी पोजीशन में बैठी रहती है। अगले दिन कमांडर उसके पास आता है और उसके जीने की प्रबल इच्छा को देखते हुए वो उसे आजाद कर देता है। अब हर रात को यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होता है जिसे कमांडर के साथ साथ बाकी ऑफिसर्स और सोल्जर्स भी सुनते हैं, जो सुनकर सब के सब खो जाते हैं। आज इन्हें यहाँ पर पूरे 2 साल बीत चुके हैं और 2 सालों के बाद इन सब को यहाँ से दूसरी जगह भेजने की तैयारी हो रही होती है। दरअसल सच्चाई ये होती है कि जापान इस जंग में हार रहा है। अब यहाँ पर दूसरे कैदियों को लाया जा रहा है और तभी मॉडल देखती है कि उन कैदियों में उसका हस्बैंड भी है, जिसे देखकर वो खुश तो होती है, लेकिन उसे पता है कि जापानीज सिपाही उसे मार देंगे।
इसके बाद उसे ट्रेन से बाकी प्रिजनर्स के साथ यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। इस जगह की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर सोने के लिए मैट्रेस तक नहीं होता, ना ही खाने के लिए पर्याप्त खाना है, इसीलिए इन्हें जंगली फल फूल यहाँ तक कि स्नेक्स को भी खाना पड़ता है। इनमें से बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही यहाँ पर वो मॉडल जिसने अपने पति को देखा था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके अंदर अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके हस्बैंड की अब तक मौत हो चुकी होगी और इसी गम में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इनमें से अब बहुत सारी प्रिजनर्स की मौत हो चुकी है। जहाँ पर ही रह रहे होते उसके सामने अब एक कब्रिस्तान है जो इन्हीं की साथियों का है। ये अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुके हैं, अब इन्हें यही सच्चाई लगती है। इनके अंदर यहाँ से निकलने की जो उम्मीद होती है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और 24 अगस्त 1945 को इनके पास कमांडर आते हैं और सबको बताते हैं कि जंग खत्म हो चुकी है। इसीलिए अब कमांडर के साथ जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब के सब इन्हें यहाँ पर छोड़कर इस जगह से निकल जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सब के सब आज़ाद हैं। अपनी आज़ादी पाकर ये सब के सब खुशी से नाचने गाने लगते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 की एक सच्ची घटना है, जिस घटना के ऊपर 1997 में फिल्म बनी थी पैराडाइज रोड। ये उसी फिल्म की कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।